यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा ले लीजिए, यूपीआरओ की जुलाई में जो हुई परीक्षा उसको ले लीजिए, या फिर बीपीएससी का एग्जाम ले लीजिए। इधर होने वाली सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर रिलेटेड टर्म से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए आज की इस क्लास में 10 से 15 मिनट में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, जो भी शब्दावलियां हैं, उनको यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जब हमसे ऐसे इजी प्रश्न पूछे जाए परीक्षा में तो वो प्रश्न गलत न हो। ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट समझो। हम फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर, कंप्यूटर के जनक के तौर पर चार्ल्स बेबेज का नाम जानते हैं। चार्ल्स बेबेज महोदय ने 1837 में जब भारत गुलाम था उस समय उन्होंने द एनालिटिकल इंजन नाम से, ध्यान समझना, ये जो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हो ये सबसे पहला कंप्यूटर है पूरे विश्व का। इसका नाम रखा गया था द एनालिटिकल इंजन। इसको हम लोग बेबेज इंजन के तौर पर भी जानते हैं क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, ये वो पहला कंप्यूटर है जिसके माध्यम से हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में कंप्यूटर की अवधारणा को, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पर जानते हैं। और जो इनका पहला डिवाइस था उसको एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। अभी जो जमाना हो चुका है, जो नए मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर के फॉर्मेट में आ रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे परम गणक, परम सिद्धि, ठीक है, परम शक्ति, ये सब कहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, सब अपने करंट अफेयर्स के मैगजीन में पढ़ा हुआ है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। सुपर कंप्यूटर के जो वर्क प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप जैसे यूनिट को देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इसकी अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है, उसमें पूरे विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से समझना। 2024 की परीक्षा में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी, कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो, कंप्यूटर में दो डिवाइस होते हैं, एक इनपुट, इनपुट मतलब जहां से हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा को दे रहे हैं, और एक होता है आउटपुट डिवाइस, जहां से हम कुछ इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को ले रहे हैं। तो देखो, बहुत सिंपल तरीका है समझने का। इनपुट डिवाइस मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, तो कीबोर्ड एक क्या हो गया आप लोगों का, इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड के माध्यम से मैं अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेव कर रहा हूं। माउस से हम क्या कर रहे हैं, माउस से हम लोग कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ये बटन क्लिक करके भाई यहां पर तुमको जाना है। ठीक है, तो माउस क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक आप सबने यूज किया होगा, आप सब लोग गेम खेलते होगे, तो जो एक नहीं होता हैंड में बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, इसके माध्यम से हम लोग 4-5 बटन होते हैं और जॉयस्टिक कहते हैं उसको। ठीक है, इसके माध्यम से चीजों को ऑपरेट करते हैं। तो जॉयस्टिक क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। आप वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, हमको गेम में ये काम करना है। ठीक है, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया भाई, तो हमने कोई इंफॉर्मेशन दिया, मैंने कहा कि भाई पीसेस अभ्यास सर्च करो। ठीक है, मैंने लिखा कीबोर्ड के माध्यम से पीसेस अभ्यास सर्च करो। ठीक है, तो जो स्क्रीन पर हमारे इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। मैंने एक काम करने को कहा था, उसने वो काम करके अपने स्क्रीन पर चीजों को दिखाया है। तो आउटपुट डिवाइस के तौर पर आपका मॉनिटर आता है, जिसको हम स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर आप चीजों को देख रहे होते हो। इसके अलावा हमने एक इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ये एक कागज, इसको प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या कर रहा है, हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा, क्योंकि वो स्क्रीन के माध्यम से आपको चीजें शो कर रहा होता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता 2024 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका यही सही हो जाता। बहुत बेसिक प्रश्न पूछा गया था। और देखो भाई क्या होता है, देखो कंप्यूटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है, कंप्यूटर के ब्रेन को हम लोग कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसको हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, कहां पर, यूपीआरओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान समझना। क्वेश्चन ये पूछा गया, इंटेल कोर i9 क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया, मैं गारंटी ले सकता हूं बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है, क्योंकि मैंने देखा। बट अगर आप कभी भी कंप्यूटर यूज करते होगे तो कंप्यूटर के कीबोर्ड के जस्ट नीचे आप देखोगे ना, तो यहां पर एक ऐसे कि कागज टाइप का चिपका होगा, उस पर लिखा होगा इंटेल कोर i9, इंटेल कोर i5, i3, i7। ये क्या है, ये प्रोसेसर है।
तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू की बहुत सारे प्रकार होते हैं, i3, i5, i7, i9, ये प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। तो इंटेल कोर i9 क्या है, ये एक प्रोसेसर है, एक सीपीयू का प्रकार है। बात समझ गए आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। अब देखो भाई, कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है सामान्य तौर पर, ठीक है। एक जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल मेमोरी, मतलब आंतरिक स्मृति कहा जाता है, इसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी या फिर बाह्य स्मृति कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान समझना, कंप्यूटर के मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, BIT, बिट। ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिसेंट में पूछा गया है, ठीक है। अब बिट क्या होता है भाई? तो चूंकि ये सबसे छोटी यूनिट है, तो इसके कुछ चीजों को मिला करके हम बहुत सारी चीजों का निर्माण करेंगे, ठीक है। बिट होता क्या है, पहले इस बात को समझ लो। देखो, बिट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं बस सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक कलेक्टिव मैटर में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ये 0 या 1 बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उसके माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। तो बिट क्या हो गया? बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है, जो कि 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स में होती है, इसीलिए बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ये बात क्लियर हो रही है? अब देखो भाई, बिट के बाद एक मानक इकाई होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। फंडामेंटल नहीं, एक उसके बाद एक बेसिक यूनिट को हम लोग यूज करते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। बिट तो बहुत छोटा हो गया, तो 8 बिट को मिलाकर के 1 बाइट का निर्माण होता है, ठीक है। 8 बिट को मिलाकर के 1 बाइट का निर्माण होता है। फिर 1024 बाइट को मिलाकर के 1 किलोबाइट बनता है। 1024 किलोबाइट को मिलाकर के 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट को मिलाकर के 1 गीगाबाइट बनता है। और 1024 गीगाबाइट को मिलाकर के 1 टेराबाइट बनता है। ये सब मेमोरी की यूनिट होती है। मेमोरी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है बिट, BIT, बिट, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। 8 बाइनरी डिजिट, 8 बिट मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। लेकिन अब देखो, कोई व्यक्ति क्या करेगा ना, यहां तक पढ़ करके जाएगा। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा? एग्जाम में प्रश्न पूछा आप लोगों से कि मैक, अभी मैक क्या होता है? प्रश्न पूछा कि मैक में टोटल कितने बिट यूज होते हैं, ठीक है। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता क्या है? तो जो भी आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो ना, उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है। हर एक डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, उसको हम लोग मैक कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एड्रेस है, क्या समझना आप लोग। तो मैक में 48 बिट का यूज होता है, ये हमको यहां पर ध्यान रखना है। क्या करना है? 48 बिट का यूज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतनी बातें समझ गए आप लोग? अब मैं आगे बढ़ू यहां पर, ठीक है। देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। कंप्यूटर में जो एक वर्ड होता है ना, उस वर्ड की लेंथ को हम लोग बिट्स में मापते हैं। तो बिट्स आपने देखा यहां पर, क्या मैक क्या था? मैक एक एड्रेस था, एक नंबर था। उस नंबर को हमने 48 बिट में मापा। हमने क्या किया? 48 बिट में मापा है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बिट समझ गए, बाइट समझ गए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये ऑर्डर आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक चीज को यहां पर हम लोग और समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर की दो मेमोरी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा समझ करके, ठीक है। देखो, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो इंटरनल मेमोरी होती है, वो दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। आप सबने इसका नाम सुना हुआ है। जब भी हम मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं भाई 8 GB रैम है, 64 GB रोम है, क्या है क्या नहीं, हम इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो रैम और रोम होता क्या, समझिएगा। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी उसके मदरबोर्ड में होती है, चिप्स के फॉर्मेट में वहां पर स्टोर होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम, रैम को हम लोग राम कहते हैं, ठीक है। तो एक मैं वीडियो देखा था, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, उसमें कहते हैं कि भाई आज के जमाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर, वो किस पर वर्क करता है? राम पर, ठीक है। ये रैम को राम, ठीक है, समझना भाई, कनेक्शन करना आप लोग चीजों का। तो रैम क्या है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ध्यान से समझना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। जो रैम होती है वो अस्थाई मेमोरी होती है, वो टेम्पररी मेमोरी होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने सिस्टम को बंद करोगे तो वहां पर जो डाटा स्टोर होगा वो डाटा समाप्त हो जाएगा।
उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इसको कहा जाता है, ये टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है, परमानेंट मेमोरी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। इसीलिए हम लोग जनरली इसको किस फॉर्मेट में देखते हैं कि भाई 8 GB का रैम है, 8 GB कम है ना, हमको ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत कम इकट्ठा करना है जिसको कि जो कि टेम्पररी हो, ठीक है। तो वो रैम जो होता है वो कम होता है, 8 GB का होता है, 4 GB का होता है, 6 GB का रैम होता है, ठीक है। ये हम देखते हैं जनरली, ठीक है। तो रैम समझ गए। हम याद करने का तरीका बहुत सिंपल था, जो सबसे छोटा होता है सबसे कम होता है मोबाइल फोन में, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन यूज करते होगे तो आपको पता होगा। तो रैम एक टेम्पररी और स्थायी मेमोरी होती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी मेमोरी है। तो स्थायी मेमोरी कौन सी है, परमानेंट मेमोरी कौन सी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, उसको हम लोग कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है और ये कंप्यूटर में स्टोर होती है प्रॉपर, ठीक है। ये कंप्यूटर में प्रॉपर स्टोर होती है, ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी दो प्रकार की, रैम और रोम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, एक टेम्पररी मेमोरी है, जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब ध्यान देना, अब यहां पर मैं आपको एक बात और समझाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि एक एक्सटर्नल मेमोरी भी होता है, एक बाह्य मेमोरी भी होता है, जो कि किस फॉर्मेट में होता है। तो कई बार हम लोग अपने कंप्यूटर को एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे, हम पेन ड्राइव लगा देंगे, पेन ड्राइव क्या हो गया, एक एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। हम एक हार्ड डिस्क लगा देंगे भाई बाहर से, एक तो हमने लिया एक टीवी का हार्ड डिस्क और बाहर से लगा दिया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, सारे फोटो थे, सारे वीडियो थे, हमने वहां पर कंप्यूटर में डाल दिया सीधे, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या हो गया, एक एक्सटर्नल मेमोरी हो गया। पहले डीवीडी आता था, सीडी आता था, ये सब क्या होता था, ये सब आपका एक्सटर्नल मेमोरी होती है। कंप्यूटर में सेम मेमोरी नहीं है, हम उसको बाह्य मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो कंप्यूटर उसको रन कर रहा है। इतनी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल ये दो प्रकार की मेमोरी आपने देख ली। लेकिन यहीं पर एक मेमोरी और समझो, जो कि आप सब कई बार नाम सुने होगी लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की होगी। तो उसको होता है कैशे मेमोरी। अभी कैशे मेमोरी क्या होता है, आप सबने नाम सुना, मैं श्योर हूं। कैशे मेमोरी का देखो बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कई बार सीपीयू को प्रोसेस करने में, चूंकि अब रैम और रोम से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में उसको ज्यादा समय लगता है, इसलिए वो अपने पास कुछ ऐसी मेमोरी को रखता है जो कि बहुत फास्ट होती है। भाई आप एक साइट पर लगातार विजिट कर रहे हो तो कंप्यूटर के पास वो डाटा एक्सटर्नली सेव हो चुका है, मतलब अलग से सेव हो चुका है, जिस पर वो तुरंत एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कैसे मेमोरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। और ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम से करता है, एक बफर की तरह से काम करता है। किसके किसके बीच में, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। मेन मेमोरी मतलब रैम रोम, इनके और सीपीयू के मध्य में एक छोटी सी मेमोरी और होती है जो कि कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी बहुत छोटी होती है लेकिन इसका स्पीड बहुत तेज होता है, इसको प्रोसेस करने का स्पीड बहुत तेज होता है, इसीलिए कैशे मेमोरी वहां पर सेव की जाती है, ठीक है। तो कई बार आप कोई वेबसाइट फॉलो करते हो तो उसकी कैशे मेमोरी आपके फोन में, आपके डिवाइस में सेव हो जाती है, जिससे उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाना अगले बार इजी हो जाता है, ठीक है। तो कैसे मेमोरी आप लोग समझ गए, रैम रोम समझ गए। अब यहां पर कुछ और टर्म समझना जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। एक टर्म है Y2K। अब Y2K क्या है, वर्ष 2000 में एक कंप्यूटर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हुई। हम 1900 तक चल रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। बढ़िया इसलिए था क्योंकि हम ईयर को 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि मानो 1992 दिखाना है तो कंप्यूटर में केवल 92 रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। पूरा ये 1992 नहीं लिखते थे क्योंकि मेमोरी जा रही है वहां पर, स्मृति खर्चा हो रही है कंप्यूटर के, ठीक है। लेकिन वर्ष 2000 में बहुत बड़ा इश्यू हो गया कि भाई अगर हम वर्ष 2000 को डबल जीरो लिखेंगे तो कंप्यूटर इसको 1900 समझ ले रहा है। अब क्या किया जाए, तो पूरे दुनिया भर के जितने भी रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, उन सब ने मिलकर के Y2K समस्या का समाधान किया। उन्होंने पूरे सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। अब ईयर को कंप्लीट लिखा जाने लगा, ठीक है। क्योंकि पहले केवल 2 डिजिट आ रहा था तो वर्ष 2000 वर्ष 1900 में रिप्लेस हो जा रहा था, जो कि बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा था। फाइनेंशियल मार्केट में सोचो कितना बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो Y2K समस्या, इस प्रकार की समस्या, ईयर 2000 प्रॉब्लम इसको कहा गया था। 2K मतलब 2000 और Y मतलब ईयर, तो बहुत सिंपल याद कर पाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। WWW क्या होता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी 1989 में, ठीक है। खोज ने मतलब इसका निर्माण किया था टिम बर्नर्स ली ने, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था इस बार यूपीआरओ में कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, ओएस सिस्टम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल जैसा कि हम लोग विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 12 आप सबने देखा होगा, ठीक है। तो विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं एप्पल यूज करता हूं, मैं मैकबुक यूज करता हूं,
तो यहाँ पर एक मैक ओएस होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या हो गया, ये एप्पल कंपनी का एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आप देखोगे कंप्यूटर में लिनक्स होता है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम था, क्रोम गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे कंप्यूटर काम करता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और वहां पर आप लोगों से एमएस वर्ल्ड ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। एमएस वर्ल्ड आप लोगों से ऑप्शन में दिया गया था। एमएस वर्ल्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यहाँ पर हम बस अपने डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को लिख करके, टाइप करके एक्सेल फॉर्मेट में सेव करते हैं, ठीक है। एमएस वर्ल्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, एप्पल का तो मैक ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि मैं अगर फोन की बात करूं तो फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आपने गूगल एंड्रॉइड का नाम सुना होगा, ये फोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने iOS का नाम सुना होगा, अभी अभी नया एक आईफोन आया है 17 प्रो मैक्स, बड़ा चर्चा है, बड़ा डिमांड चल रहा है। हम अभी 12 पर चल रहे हैं, ये आईफोन 12 अभी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो ना, तो ये सब क्या है, ये सब मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें लाइनेक्स और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आप लोग ध्यान से समझ लेना, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2-3 बातें समझ गए आप लोग, कुछ बातें और समझो, चलो ठीक है। कुछ बातें नहीं, सारी बातें आई थिंक अब मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो, एक मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि सिम और यूपीएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सिम और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। यूपीपीसीएस के लिए हमने 1000 करंट अफेयर्स एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट की है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग। 99 रुपीज का पीडीएफ है, बेहद शानदार, बेहद अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए वहां पर, आप उसको देख सकते हो। जिसको सीसेट में दिक्कत आ रही है वो सीसेट की हमारी क्लासेस को कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक बार मैसेज टाइप करके अपनी डिटेल बता देना कि भाई ये क्लास आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, फीडबैक कैसा रहा। और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट।